ये आखिरी टॉपिक है। हालांकि मैंने ये टॉपिक सिलेबस में पहले दिया हुआ है, तो मैंने बाद में इसको अभी करा रहा हूं, है ना। और ये टॉपिक बहुत जनरल टॉपिक है, लेकिन इसका मैटर जो है नहीं मिला है, तो मैंने इसको खुद से ही लिखा है पूरा, मतलब A to Z पूरा, इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक सारा कंटेंट जो है खुद का ही है। तो इसमें क्या क्या इसका फॉर्मेट नहीं बना है ना, इसका फॉर्मेट मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो इसमें इंट्रोडक्शन और मीनिंग तो कॉमन ही रहेगा। और फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन है, भारतीय जो लोग हैं उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और फिर विशेषताएं, भारत के जो लोग हैं उनकी विशेषताएं, अपनी विशेषताएं हम खुद पढ़ेंगे आज, है ना, अपने गुणगान आज गाएंगे। विशेषताएं, लक्षण, और अपने को गाली भी देंगे, तो नकारात्मक पक्ष भी बताना है। दोनों चीजें हैं, अपनी बुराई भी करना है और अपनी प्रशंसा भी करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद निष्कर्ष। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत सामान्य है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैटर नहीं मिलने से थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ तो बेस होना चाहिए, लेकिन कुछ भी बेस यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं है। आगे अगर रहेगा तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, है ना। फिलहाल मैंने इतना ही जो है इसमें कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों का देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिन्होंने अपने विवेक के बल पर, अपनी योग्यता, दक्षता, कार्यकुशलता, कर्तव्य परायणता के दम पर एक ऐसे समाज, एक ऐसी संस्कृति को विकसित किया है, उसको जन्म दिया है, जो विश्व की अन्य संस्कृतियों से अलग है, अनूठी है, अद्भुत है और समृद्ध है ना। इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैंने खुद इसका इंट्रोडक्शन अपने तरीके से बनाया है, और आप चाहें तो अपने तरीके से बना सकते हैं। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है ना। मैं ऐसा बाउंडेशन नहीं करूंगा कि नहीं आपको यही इंट्रोडक्शन लिखना है। आप खुद जो है इसमें चीजें जोड़ सकते हैं, इसमें नमक मिर्च मिला सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई मतलब बाध्यता नहीं है कि आपको मेरा ही बताया हुआ इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और चीज ऐड होनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। मैंने अपना व्यू दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, भारत अनेक धर्मों, संप्रदायों एवं जातियों का देश है। यहाँ पर अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, भारत के लोग रहते हैं, जिन्होंने अपने विवेक, अपनी योग्यता, अपनी दक्षता, अपनी कार्यकुशलता, अपनी कर्तव्य परायणता के बल पर एक ऐसे समाज, एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया, विकसित किया, जो विश्व की अन्य संस्कृतियों से विशिष्ट है, अनूठी है, अद्भुत है, समृद्ध है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। इसका फिर मैंने मीनिंग दो तरीके से इसमें लिखने का प्रयास किया है। एक संवैधानिक तरीके से लिखने का प्रयास किया है, एक सामान्य तरीके से लिखने का प्रयास किया है। और यह है सामान्य तरीके से। जो पहला अर्थ मैंने लिखा है, भारत के लोगों से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो भारत में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से निवास करते हुए देश के प्रति निष्ठा, प्रेम तथा समर्पण का भाव रखते हैं।
ये जो है एक सामान्य डेफिनेशन है, सामान्य अर्थ है भारत के लोगों का। ठीक है, फिर चूंकि संविधान में हम भारत के लोग करके वर्ड यूज किया गया है, तो उसका रेफरेंस देते हुए मैंने जो है यहाँ पर भारत के लोग का अर्थ बताया हुआ है ना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत के लोग करके लिखा है, हम भारत के लोग, तो वर्ड यूज किया गया है। तो उस आधार पर मैंने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है ना। भारत में निवास करने वाले जो लोग हैं वो भारत तथा उसकी संस्कृति के प्रति निष्ठा का भाव रखते हैं और भारत के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके मैंने यहाँ पर बताए हैं अर्थ के डेफिनेशन के। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। वैसे ये ज्यादा सही है क्योंकि उसमें प्रस्तावना वर्ड यूज किया गया है, संविधान का वर्ड यूज किया गया है, तो ये ज्यादा सटीक मेरे ख्याल से रहना चाहिए। ठीक, तो ये जो है मीनिंग इसका हो गया। इसके बाद फिर मैंने क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से बताया, बहुत जनरल चीजें हैं, लेकिन उसको मैंने सोचा है कि हम ऐसे जो है भारत के लोगों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब अपना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। हम ये खुद ही अपना क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये है अलग अलग आधारों पर भारत के लोगों का यानी अपना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो उसमें लिंग के आधार पर एक आधार है, व्यवसाय के आधार पर है, फिर धर्म के आधार पर है, प्रशासनिक दृष्टि से या पिछड़ेपन के आधार पर, वर्णों के आधार पर है, अल्पसंख्यकों के आधार पर है। तो इन आधारों पर भारत के जो लोग हैं उनका वर्गीकरण मैंने करने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, जो बहुत जनरल है, इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है ना, क्योंकि टॉपिक ही टेक्निकल नहीं है। जब टॉपिक ही टेक्निकल नहीं है तो हम टेक्निकल क्यों हो? ठीक है, लिंग के आधार पर दो ही क्लासिफिकेशन है। भारत में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। उसका यहां पर परसेंटेज में लिखा है, परसेंटेज सही लिखा है? ये जो परसेंटेज लिखा है क्या सही है? गलत तो नहीं है? लगभग 52 ये है, 48 ये है, लगभग राउंड फिगर अगर हम कहें तो। ये मैंने एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ है ना। अगर हम राउंड फिगर कहें तो पुरुष 52% और ये या 51-49 ऐसा भी कह देते हैं, 51-49% का रेशो जो है पुरुष और महिला का माना जाता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, वैसे तो यही होना चाहिए। फिर व्यवसाय के आधार पर इंडिया में जो लोग रहते हैं उसमें वैज्ञानिक सभी आ जाएंगे, इसमें आप लोग भी आ जाएंगे। वैज्ञानिक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लोक सेवक हैं, नौकरशाह हैं। मतलब अभी लोक सेवक आप बनेंगे तो पहले से मैंने बता दिया है ना, भविष्यवाणी कर दी कि आप यहां पर जाएंगे, है ना। लोक सेवक, नौकरशाह, व्यवसायी, व्यापारी, उद्यमी है, वकील है ना। इसके बाद है आगे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साहित्यकार, कवि हैं, शिक्षक हैं, कृषक हो गए, मैं भी आ गया इसमें, कलाकार हो गए, अभिनेता, ये सारे कलाकार इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। और इसमें एक पॉइंट आम जनता भी, इसमें बाकी जो बची हुई जनता वो आम जनता के अंतर्गत आ जाएगी। ये एक पॉइंट इसमें और ऐड हो जाएगा क्योंकि वो आम जनता इसमें नहीं सम्मिलित है ना। जो कुछ भी नहीं कर रहा बेचारा तो वो कहाँ जाएगा, उसको भी तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से व्यवसाय के आधार पर ही क्लासिफिकेशन है भारत के लोगों का। ठीक हो गया, आगे बढ़े। ये फिर धर्म के आधार पर क्लासिफिकेशन है, इसका जिक्र पहले भी हुआ है ना। धार्मिक विविधता करके हमने टॉपिक जो था उसमें ये चीज पढ़ी है हमने, इसी यूनिट में था, मैं लिखा था ना, बहुलवाद, विविधता में एकता, है ना। यहाँ पर हमने धर्मों के बारे में पढ़ा था, तो इसका परसेंटेज वहां पर भी मैंने बताया था। एक बार इसको भी चेक कर लेना आप लोग, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अलग अलग धर्मों का परसेंटेज यहाँ पर मैंने बताया हुआ है।
हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, ये धर्म है, इनका परसेंटेज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे आता है बौद्ध, जैन, फिर अन्य धर्म। तो इस तरीके से भारत में इतने धर्मों के अनुयायी रहते हैं और उनका परसेंटेज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये हो गया धर्म के आधार पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक, इसके बाद आगे अगला क्लासिफिकेशन है प्रशासनिक दृष्टि या पिछड़ेपन के आधार पर है। जो सामान्य है, अनपिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये प्रशासनिक आधार पर या पिछड़ेपन के आधार पर जो है ये डिवाइडेशन यहां पर मैंने किया हुआ है। इसका परसेंटेज थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे SC/ST का तो खैर उसमें हमने पढ़ लिया था, करीब 16% SC का है और 8% लगभग ST का रहता है। सामान्य पिछड़ा वर्ग का मुझे थोड़ा सा नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। लगभग ये 16% है, ये 8% है ना, लगभग ये रहता है। ठीक है, और सामान्य पिछड़ा वर्ग का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। इसके बाद वर्णों के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये जो है ब्राह्मण के वर्णों के आधार पर ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर। ठीक, तो ये हो जाता है। इसके बाद आगे अल्पसंख्यकों के आधार पर भारत में 6 जो वर्ग हैं उनको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है अभी तक। तो उसमें मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन है। जैन संप्रदाय को सबसे बाद में अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। ठीक है, और इसका जिक्र हमारे संविधान में भी किया गया है। 29-30 जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में बात कही गई है ना, उनको संरक्षण देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर अगर चाहें तो उनका उल्लेख कर सकते हैं। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों का संरक्षण। है ना, तो इस तरीके से ये है अल्पसंख्यकों के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन वाला आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है इसके अंतर्गत। इसके बाद भारत के जो लोग हैं उनकी विशेषताएं या उनके सकारात्मक पक्ष, इसके बारे में हम आगे यहां पर बात करने वाले हैं। भारत के लोगों में प्राचीन काल से ही भ्रातृत्व तथा समरसता की भाव पाया जाता है। भारत के जो लोग हैं उन सभी में जो है भाईचारे की भावना, बंधुता है या भ्रातृत्व है या समरसता है, इसकी भावना हमेशा से ही पाई जाती रही है। और इसीलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बंधुता को उल्लेख किया गया है और मौलिक कर्तव्यों में भी इसकी बात कही गई है। तो यहाँ पर इसका जिक्र हम कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्यों में उल्लिखित
है ना। तो इस तरीके से ये है समान भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, समरसता की भावना, और इसी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों में एकजुटता रही और सभी लोगों ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेकर के भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद देश के प्रति निष्ठा तथा समर्पण का भाव जो है भारत के लोगों में पाया जाता है। देश के प्रति जो है मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, है ना। देश के मामले में अगर कोई संकट आता है तो जो है उस संकट को दूर करने के लिए सभी लोग एकजुट होते हैं और उसका सामना करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यह है देश के प्रति निष्ठा तथा समर्पण का भाव। सहिष्णुता, टॉलरेंस इंग्लिश में कहते हैं इसको, सहिष्णुता को टॉलरेंस। सहिष्णुता का मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया था। भारतीय समाज की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में भी पॉइंट आता है, भारतीय समाज की विशेषताओं में भी पॉइंट आता है और यहाँ पर भी ये पॉइंट आता है। सहिष्णुता, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको कहते हैं सहन करना, यानी सहन कैसे करना? भिन्न राष्ट्रीयता, भिन्न विचार, भिन्न धर्म, भिन्न दृष्टिकोण के बावजूद किसी व्यक्ति के विचारों को मान्यता देना, किसी व्यक्ति के विचारों को स्वीकार करना, इसको कहते हैं सहिष्णुता, है ना। अगर सामने वाले का विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, सामने वाले की राष्ट्रीयता अलग है, सामने वाले का धर्म अलग है, उसके बावजूद हम उसको सहन करते हैं, हम इसको सुनते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो इसको बोला जाता है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता की जो भावना है ये भारतीय लोगों में जो है काफी हद तक पाई जाती है, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसमें सभी में अपवाद हैं जो हम नकारात्मक पक्ष में कहेंगे, लेकिन ज्यादातर सहिष्णुता का भाव है। अन्य राष्ट्रों से अगर हम तुलना करें, अन्य राष्ट्रों के लोगों से अगर हम तुलना करें तो हमारे यहाँ पर अपेक्षाकृत ज्यादा सहिष्णुता पाई जाती है। तो सहिष्णुता आपको पर्टिकुलर 2 नंबर में भी पूछ सकता है, सहिष्णुता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, ऐसा करके पूछ सकता है। तो इसकी परिभाषा मैंने कई बार बताई है और आपको नोट्स में भी मेरे ख्याल से मिल जाएगी। तो आ गया समझ में सहिष्णुता का मतलब, टॉलरेंस का मतलब। सहिष्णुता का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है सहन करना। सहन कैसे करना? भिन्न राष्ट्रीयता, भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न विचार, भिन्न धर्म के होते हुए भी व्यक्ति को स्वीकार करना, व्यक्ति के विचारों को स्वीकार करना, उसको सहन करना। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता का जो भाव है, इसी वजह से जो है हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। सर्वधर्म समभाव की जो भावना है भारत में सहिष्णुता की वजह से पाई जाती है ना। सहिष्णुता का ही परिणाम है सर्वधर्म समभाव का भाव। ठीक है, नारी का सम्मान यहाँ पर हमेशा से ही किया जाता रहा है ना। इसका उल्लेख मैंने आपको बताया है, यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये धारणा जो है भारत के लोगों में हमेशा से ही रही है ना। इसीलिए नारियों को, महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ावा देने की बात कही जाती रही है। इस तरह के प्रयास सरकारों द्वारा किए जाते रहे हैं। इन्हीं का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, हमारे यहाँ की नारियां हैं, उन्होंने सरपंच से राष्ट्रपति तक का सफर तय कर लिया है ना। आज जो है राष्ट्रपति सब सर्वोच्च जो पद है उस पर जो है एक महिला आसीन है ना। तो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षितिज पर महिलाओं का जो है वर्चस्व है ना। महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा जो पद राष्ट्रपति का है उस पर एक महिला ही आसीन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक का सफर तय कर लिया। प्रधानमंत्री सरपंच से मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री से होते हुए राष्ट्रपति तक का सफर तय कर लिया है। और धरती से
आसमान तक घूम के आ गई, है ना। तो इस तरीके से ये क्यों हुआ है? क्योंकि नारी को यहाँ पर सम्मान दिया जाता रहा है। महिलाओं के अलग अलग क्षेत्रों में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, उसी का परिणाम है। और इसका एक प्रमाण है क्या? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, उसको स्वीकार किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको नारी सम्मान में बतानी। इसके बाद आता है पारिवारिक पारस्परिक सहयोग की भावना। देश के जो नागरिक हैं उनमें सभी में जो है सहयोग की भावना पाई जाती है। संकट के समय में जो है एक दूसरे का सहयोग देते हैं, है ना। वैसे तो लड़ते झगड़ते रहते हैं वैसे तो झगड़े खूब होंगे, लेकिन संकट के समय में जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट करना नहीं भूलते हैं। ये एक अच्छी बात हमारे यहाँ पर पाई जाती है और इसका प्रमाण हमने देखा है कोरोना काल में। कोविड-19 के समय में जो है सभी वर्गों ने, सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया। उसमें ये नहीं देखा कि किस धर्म का कौन व्यक्ति है ना, इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिना धर्म को देखे, बिना जाति को देखे सभी ने एक दूसरे का सपोर्ट किया जितना उनसे हो सका है ना। तो ये इसका प्रमाण है जिसका उल्लेख आप उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है। अतिथि सत्कार, यहाँ पर जो है अतिथियों का सत्कार हमेशा से ही होता आया है ना। इसलिए अतिथि जो है हमेशा पधारते रहते हैं, है ना। तो उस पर एक पिक्चर भी बन गई है अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। इस पर एक पिक्चर भी बनी है ना, मैंने देखी है ऐसी पिक्चर, वो बहुत समय पहले देखी थी। अजय देवगन की पिक्चर है वो, है ना। हाँ, परेश रावल, अजय देवगन, अतिथि तुम कब जाओगे बहुत कॉमेडी पिक्चर है वैसे वो, है ना। तो उसी पर है, अतिथि सत्कार पर ही है वो। इसके बाद बड़ों के प्रति सम्मान का भाव पाया जाता है हमारे यहाँ पर, है ना। हमेशा से ही जो है जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको सम्मान दिया जाता है ना। उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है। उनकी जो बातें हैं, उनके जो आदेश हैं, उनका पालन किया जाता है ना। धर्मपरायणता तथा आध्यात्मिकता को प्रमुखता, हमारे यहाँ पर जो है धर्म और आध्यात्म इसका बहुत महत्व है ना। विश्वासों का बहुत महत्व है। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले जो है कुछ धार्मिक कार्यकलाप, पूजा पाठ जरूर होता है ना। हालांकि विदेशों में नहीं होता है। यही चीज भारत को या भारत के लोगों को अन्य देशों से पृथक करती है ना। यही भिन्न है। यही जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि जो भारत के लोगों ने एक ऐसे समाज, एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया है, उसका विकास किया है जो अन्य संस्कृतियों से भिन्न है, विशिष्ट है, अद्भुत है ना, समृद्ध है। तो यही समृद्धता है, यही विशेषता है ना, जिसमें ये देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ भी हम काम करते हैं, कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले जो है कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य जरूर किया जाता है, पूजन वगैरह जरूर किया जाता है ना। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर धर्म और अध्यात्म का बहुत ज्यादा महत्व है। संस्कारशील, यहाँ के लोग संस्कारशील होते हैं, अपवादों को छोड़कर, है ना। हर जगह अपवाद है ना, अपवादों को छोड़ करके है ये। ठीक है। संस्कारशील का मतलब यहाँ पर यह है कि बचपन से ही बच्चों को जो है संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। उनको सिखाया जाता है कि बड़ों के पैर छूना है ना। आजकल की जनरेशन को बताना पड़ता है कि भाई जैसे अब वो मुंह की तरफ देखते हैं कि पैर पड़े कि नहीं पड़े, समस्या ये हो जाती है। अब हमारे क्या है कि वो गांव में हमारे उसमें ब्राह्मण ठाकुर वो चलता है, गांव जब जाते हैं तो उसमें ज्यादा समस्या आती है। गांव जाएंगे, अपनी ससुराल यानी बच्चे के मामा के यहाँ जाएंगे तो वहां पर भी ये देखा जाता है, ब्राह्मण का कोई मान लीजिए दूसरी जाति का है तो उसके पैर नहीं पड़ना है। अब यहाँ तो खैर बड़ा देखा जाता है कि भाई बड़ा है मतलब पैर पड़ना है। अब वहां पर अगर पैर पड़ लिए किसी दूसरी जाति के तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होगी। देखो हमारे बच्चे ने या पोते ने उसके पैर पड़ लिए, वो दूसरी जाति का व्यक्ति है, तो इस तरह की चीजें चलती है। तो वहां पर
बहुत ध्यान रख करके पैर पड़े जाते हैं। इंदौर में इधर तो ऐसा नहीं चलता है, सब तुम बोलते हैं भाई जो बड़ा हो उसके आपको पैर पड़ना है, जाति कोई भी हो। अब यहाँ कौन जाति देखता है, और मैं इस चीज को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन जब गांव जाते हैं तो ये चीज जो है मजबूरी में मानना पड़ती है, क्योंकि अब बड़े लोग जो है वो बोलते हैं तो भाई ठीक है, बाप जैसा कहो। अब आपके यहाँ पर हैं तो आप जैसा कहोगे वैसा करना पड़ेगा तो ये समस्या आती है। तो आजकल के बच्चे जो है उनको बताना पड़ता है कि भाई पैर पड़ो, है ना। भूल जाते हैं, कभी भूल जाते हैं, पूछते हैं भाई क्यों नहीं पैर पड़े, भूल गया था, है ना। अब हमारे समय में तो मतलब ये था कि कोई भी आता है, पैर अगर पढ़ना है तो पैर पढ़ना है, लेकिन आजकल के बच्चों को बताना पड़ता है, बार बार टोकना पड़ता है कि देखो पैर पढ़ना है। जाएंगे तो पहले बोल देंगे देखो पैर पढ़ना है, जो भी बड़ा हो, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। तो संस्कारशीलता जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। बड़ों का सम्मान करना है, पैर छूना है, अभिवादन करना है, बुजुर्गों की सेवा करना है, महिलाओं की रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीजें क्या है, संस्कारशीलता कही जाती हैं। तो ये जो है भारतीयों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। अपने समाज तथा संस्कृति से जुड़ाव रहता है, ये भी एक अनूठी विशेषता है। ये विशेष विशेषता है कि भारत के जो लोग हैं उनमें हमेशा अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव बना रहता है। वो कहीं भी रहें लेकिन हमेशा जो है अपने समाज से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, ठीक है, उससे कभी अलग नहीं होते हैं। यहाँ पर भी अपवाद है ना, अपवादों को छोड़ करके कुछ लोग नहीं जुड़े रहते हैं, है ना। कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्लैमर की दुनिया में खो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि हम कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है ना, सब भूल जाते हैं। वो उसमें पूरी तरीके से रम जाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था कि पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग जाते हैं, ग्लैमर की दुनिया में रंग जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है, कहाँ से है, उनके माँ बाप कौन है ना, माँ बाप कहाँ से है, हम कहाँ से हैं तो वो अपवाद है। इसके बाद परिवर्तनोन्मुखी विकासवादी सोच, यहाँ की जो सोच है, लोगों की सोच जो है विकासवादी है, परिवर्तनोन्मुखी है। हमेशा जो है विकास की बात सोचते हैं, आगे बढ़ने की बात सोचते हैं और आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते हैं। अपनी योग्यता, दक्षता, कार्यकुशलता के दम पर जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह की अगर सोच निरंतर रही तो आप बता सकते हैं कि 2047 तक भारत के लोगों के प्रयासों से भारत एक समृद्ध राष्ट्र या विकसित राष्ट्र बन जाएगा, जिसकी बात आज हमें लास्ट लेक्चर में करनी है। अपने परिवार तथा समाज के प्रति जो है त्याग की भावना पाई जाती है। परिवार में, देश में कोई भी संकट आता है तो जो है वो हमेशा उस संकट को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। अपनी जो व्यक्तिगत सोच है, अपने जो हित हैं उनको छोड़कर, उनको त्याग करके जो है व्यक्ति समाज के हित में, परिवार के हित में, देश के हित में जो ज्यादा सोचते हैं। अहिंसावादी प्रवृत्ति पाई जाती है ना। भारत में आदर्श है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, ये आदर्श है भारत में। अहिंसा संबंधी जो आदर्श है, अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा परम धर्म है, हमारा धर्म है, इसको मान्यता यहाँ पर दी जाती है। इसी मान्यता को आगे बढ़ाने वाले भारत के जो लोग रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनमें महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, इन्होंने जो है इस आदर्श को, अहिंसा संबंधी इस आदर्श को हमेशा आगे बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि आज भारत में जो है अहिंसा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हिंसा की अपेक्षा भारत में अहिंसा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि महापुरुषों ने उसको जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया और उस पर बहुत ज्यादा बल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अहिंसावादी प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये इस तरह से सकारात्मक पक्ष हो गए हैं, है ना। अपनी प्रशंसा हमने खुद कर ली है ना। कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो हम जो है अपने मुंह मिट्ठू बन गए हैं। अब जो है कुछ गालियां भी देना है ना, कुछ बुराई भी करना जरूरी है ना।
हमेशा अच्छाई अच्छाई नहीं होती है, कुछ बुराई भी होती है ना? तो धार्मिक दृष्टि से कट्टर होना, मैंने आपको जो बताया था अपवाद, वही अपवाद है ना। कुछ जो लोग हैं वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कट्टर हैं। इसी कट्टरता की वजह से सांप्रदायिक हिंसा होती है ना। भारत में जो सांप्रदायिकता की समस्या है वो कट्टरता की वजह से है ना। अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर के लोग इतना ज्यादा कट्टर होते हैं कि उसके लिए जो है वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हिंसा करने को तैयार हो जाते हैं अपनी मान्यताओं को मानने के लिए, है ना। तो धार्मिक कट्टरता का जो दुष्परिणाम है वो है सांप्रदायिक हिंसा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहले भी ये वर्ड आया था, तो मैंने आपको बताया था कि कोई इस तरह की अगर दुर्घटना उस समय घटित हुई हो, धार्मिक जो हिंसा हुई है, सांप्रदायिक हिंसा की जो घटना हुई हो, तो उसका उदाहरण आपको बताना है। जैसे उत्तराखंड में इस तरह की हिंसा अभी हुई थी फरवरी 2024 में, तो उसका एग्जाम्पल अभी आप दे सकते हैं। आपके एग्जाम के ठीक पहले अगर इस तरह की कोई हिंसा हुई हो तो उसका एग्जाम्पल आप देंगे, है ना। तो इस तरीके से नए एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना है। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कोई अगर व्यक्ति प्रगति कर रहा है तो उसके प्रति जो है ईर्ष्या करना या उसको सही नहीं मानना, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई दूसरा अच्छा कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो उनको लगता है कि यार ये सही नहीं है ना। तो ये जो है प्रवृत्ति किसी किसी में होती है ना। कुछ लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि सामने वाला अगर ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो उसकी ज्यादा उसको चिंता है, अपनी चिंता नहीं है ना, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं, अपनी चिंता नहीं करेगा, सामने वाले की चिंता है। उसकी मतलब उसकी जानकारी निकालने में लगा रहेगा, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल वो निकालेगा कि ये प्रोग्रेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक मानी जाती है और इससे जो है खुद अपना विकास वो नहीं कर पाता है ना। वो दूसरों के विकास को अवरुद्ध करने में लगा रहता है। बड़ों का अनादर करना, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अपने दादा नाना मामा उनका सम्मान नहीं करते हैं, है ना, उनका हमेशा अनादर करते हैं, उनकी देखभाल सही ढंग से नहीं करते हैं। तो इस तरह के लोग भी यहाँ पर हैं। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखना, है ना, महिलाओं को जो है अपमानित करना है ना, महिलाओं के साथ जो है गलत व्यवहार करना है, इस तरह की गतिविधियां भी भारत में होती रहती हैं। बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं। लोगों की हिंसक प्रवृत्ति है ना, कुछ लोग जो है हिंसा भी करते हैं, है ना, हिंसावादी लोग ज्यादा हैं, लेकिन कुछ चंद लोग जो है हिंसक प्रवृत्ति के भी हैं, इस कारण से ही जो है भारत में बहुत सारी हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं, है ना, और इससे जो है जान माल की क्षति होती रहती है समय समय पर। ठीक है। अनेक असामाजिक गतिविधियों जैसे चोरी, डकैती, जुआखोरी, स्त्रियों से छेड़छाड़ आदि में लिप्त पाए जाते हैं ना। इस तरह की घटनाएं जो है लगातार पेपर में आप देखते हैं, इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, है ना। कुछ चंद लोग जो है इस तरह की गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में हमेशा लिप्त पाए जाते हैं, है ना। कारण कुछ भी हो, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो चीज गलत है जिनमें ये लोग लिप्त पाए जाते हैं। देशद्रोही प्रवृत्ति, बहुत सारे जो है देश के विरुद्ध काम करते हैं, है ना, यहाँ की जानकारी है विदेशों में पहुंचाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं, है ना। तो इस तरह के लोग भी जो है हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अपनी संस्कृति के प्रति घृणा, मैंने अभी जैसा कि बताया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति में रमे हुए हैं, उसके रंग में रंग गए हैं, तो उनको यहाँ की संस्कृति जो है उतनी अच्छी नहीं लगती है। ग्लैमर की दुनिया जो है उनको ज्यादा अच्छी लगती है। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति ग्लैमर भरी है ना, चमक धमक वाली है, तो उनको वो चमक धमक ज्यादा अच्छा लगता है। भौतिकवादी जो संस्कृति वो अच्छी लगती है, इसलिए जो है उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अच्छी भावना नहीं है, घृणा की भावना पाई जाती है। तो इस तरह के लोग भी जो है यहाँ पर हैं। तो ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका
भारत के लोग, है ना। इसमें आपको लास्ट में ये बताना है कि भारत में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति और देश के खिलाफ कार्य करने वाले या देशद्रोही पाए जाते हैं। उसमें कुछ नाम भी लिख सकते हैं, जैसे जयचंद का मैंने नाम लिखा है, आप नोट्स आपको मिलेगा, तो मैंने कंक्लूजन में वो नाम दिया हुआ है, जैसे जयचंद है, आम्भी का भी नाम आता है ना। ये भारत के देशद्रोहियों में इनका नाम गिना जाता है, आम्भी करके, जिसने सिकंदर को पोरस के खिलाफ जो है सहायता की थी, आम्भी, है ना, आम्भी का नाम आता है। और जयचंद का नाम आता है, जयचंद ने जो है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी को हेल्प की थी। तो ये दो देशद्रोहियों के नाम आज भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल मैंने वहां पर दिए हैं। तो कुछ देशद्रोही हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां पर रहते हैं, उनको छोड़कर भारत में ज्यादातर लोग जो है योग्य हैं, दक्ष हैं, कार्यकुशल हैं और वीर पुरुष हैं। मतलब भारत जो है वीरों की भूमि कही जाती है, भारत महापुरुषों की भूमि कही जाती है ना। भारत हमेशा से ही कुछ अपवादों को छोड़कर जो मैंने बताया है, कुछ देशद्रोही हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त लोग हैं, उनको छोड़ करके ज्यादातर समय भारत हमेशा से ही महापुरुषों तथा वीरों की भूमि मानी जाती है, जिन्होंने अपनी योग्यता दक्षता के बल पर भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा देश को समृद्ध बनाया और उसे विकास के पथ पर अग्रसर किया और अभी कर रहे हैं। और विकास का यही सिलसिला अगर जारी रहा तो आज से कितने समय बाद, 24 साल बाद, 2024 नहीं 23 साल बाद, आज से 23 साल बाद 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको कंक्लूजन देना है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से सेकेंड यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। मैंने पहले ही बताया है कि ये यूनिट आपकी पहले ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हमने कुछ अदर टॉपिक भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है जो रिलेटेड रहे हैं। सेकेंड यूनिट के साथ साथ हमने, जैसे फर्स्ट यूनिट के साथ साथ हमने चौथी यूनिट के कुछ टॉपिक किए थे, इसलिए फर्स्ट यूनिट को करने में टाइम लगा, है ना। उसी प्रकार से सेकेंड यूनिट कंप्लीट करने के साथ साथ भी हमने चौथी यूनिट के कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं। तो चौथी यूनिट के कम से कम 4 टॉपिक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए होंगे ना, 4 ही हुए ना। एक तो परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव, शिक्षा पर औद्योगिकरण का प्रभाव, चूंकि परिवार शिक्षा पहली यूनिट में थे तो वहीं पर हमने जो है चौथी यूनिट के दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार से सेकेंड यूनिट में आधुनिकता करके एक टॉपिक था, तो उस आधुनिकता से रिलेटेड जो टॉपिक थे पश्चिमीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण, तो ये 2 टॉपिक और हमने फोर्थ यूनिट की कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरीके से फोर्थ यूनिट के 4 टॉपिक भी कंप्लीट हो गए हैं दूसरी यूनिट कंप्लीट होने के साथ साथ, ऐसा है, इसलिए इतना समय लगा है। ये आज जो लेक्चर है ये 50वां लेक्चर, मतलब 50 लेक्चर हो चुके हैं इसको मिलाकर के। इतने में 2 यूनिट से ज्यादा कंप्लीट हुई है ना। हाँ, 2 ढाई मान लो, 2.5 यूनिट कंप्लीट हुई। अब तीसरी जो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, चौथी यूनिट में फिर समय ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरी यूनिट बड़ी है। सेकेंड यूनिट से जो थर्ड यूनिट है वो ज्यादा बड़ी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फोर्थ यूनिट में टाइम नहीं लगेगा। फिफ्थ यूनिट में तो ज्यादातर चीजें पुरानी है, तो पुरानी तो अभी पढ़ना नहीं है। बाद में बच्चे जो रहेंगे, कुछ बच्चों को तो खैर मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि अब कुछ तो प्रेशर है, तो उनके लिए तो मुझे वो पोर्शन भी कराना है जो पुराना है। लेकिन आप लोगों में से अगर कोई पुराना पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वो तो बात की बात है। लेकिन नया जो है वो 5 यूनिट में कम है, 2-3 टॉपिक ही हैं गिनती के जो 5 यूनिट में हम पढ़ेंगे, बाकी चौथी यूनिट तक ही मेन है। इसी तरीके से उद्यमता में भी वही रहेगा, लगभग उद्यमता में भी सेम चलना है ना, मतलब साथ साथ ही लगभग कंप्लीट होंगी। ठीक, तो ये नई यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो टाइम हो गया है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। टॉपिक आपका इसकी जो हेडिंग है थर्ड यूनिट की,
वो है ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र। ये इसकी हेडिंग है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें ग्रामीण समाज के बारे में हमें पढ़ना है और नगरीय समाजों के बारे में पढ़ना है। दोनों का अध्ययन हमें करना है। दोनों के संबंध में जो समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। दोनों का लगभग 50-50% सिलेबस है इसमें। दोनों में अंतर के पॉइंट है, दोनों में अध्ययन के उपागम है, नगरीकरण है, नगर नियोजन है, नगरीय समस्याएं हैं, ग्रामीण समस्याएं हैं, उनके निदान है, फिर कृषक समस्या है, पंचायती राज भी इसमें दिया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के पहले का पंचायती राज, उसके बाद का पंचायती राज। अब आप पंचायती राज अगर देखें तो सिलेबस में कम से कम 3-4 बार तो दिया ही हुआ है। पॉलिटी के उसमें पंचायती राज दिया है और यहाँ पर तो 2 बार हो गया इसी भाग में 2 बार हो गया। 3rd यूनिट में है और आगे 5वीं यूनिट में भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के 3 बार पंचायती राज आपको पढ़ना है। ठीक है। तो कृषक समस्या है, किसान संकट है, किसानों की जो आत्महत्या संबंधी प्रवृत्ति है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ये आपके इकोनॉमी में भी है, मतलब इकोनॉमी में और सोशियोलॉजी दोनों में जो है किसान संकट, कृषक समस्या आपको पढ़ना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखो आपका जो सिलेबस है उसमें ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कहीं भी जो है इसका मेंशन नहीं है। उसके अंदर के जो टॉपिक है उसमें ना तो ग्रामीण समाजशास्त्र लिखा है और ना ही नगरीय समाजशास्त्र के बारे में कुछ भी लिखा है, टॉपिक अलग है। तो मैंने थोड़ा सा ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में बताया है। कभी आपको इसका अर्थ पूछ ले तो आपसे बन जाएगा, उस परिप्रेक्ष्य में मैंने जो है ग्रामीण समाजशास्त्र को यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास किया। इसका फॉर्मेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ज्यादा मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि सिलेबस में पर्टिकुलर तो कुछ है नहीं। इसके अंदर के टॉपिक आपको पढ़ना है। ग्रामीण समाजशास्त्र का डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, केवल इसका मीनिंग आपको जो है पढ़ना है। कभी 2 नंबर में इसको पूछ सकता है, 2 मार्क्स में। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने जो है इसका अर्थ बताने का प्रयास किया है। एक्चुअली चाहे भारत की बात करें चाहे विश्व की बात करें, ज्यादातर जो है जनसंख्या गांव में निवास करती है ना। भारत के साथ साथ विश्व के संदर्भ में ज्यादातर जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, जिनकी संस्कृति, जिनकी परंपराएं, जिनके रीति रिवाज, जिनकी समस्याएं नगरीय समाजों से, अन्य समाजों से काफी अलग होते हैं। इसीलिए इन समाजों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, इन समाजों के विशेष अध्ययन के लिए समाजशास्त्र की एक नई अवधारणा का उदय हुआ, एक नई शाखा का उदय हुआ, जिसको ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन इसका हिसाब बताया है। कभी ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़े तो ऐसे आप लिख सकते हैं। क्या परिप्रेक्ष्य आपको बता, देखो इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि आप उसकी जड़ में जाएं, वो चीज क्यों हुई, उस परिप्रेक्ष्य में आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो मैंने ये बताया कि जो गांव की समस्याएं होती हैं वो काफी अलग होती हैं। अन्य जो समाज है, जैसे समाजशास्त्र, समाजशास्त्र तो सभी तरह के समाजों का अध्ययन करता है। तो आपको ये बताना है कि भाई समाजशास्त्र जब है तो ग्रामीण समाजशास्त्र क्यों, नगरीय समाजशास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी, वो आपको इंट्रोडक्शन में बताना है ना। जब हमारा समाजशास्त्र ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है तो उसके अंदर फिर हमने ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास क्यों किया, नगरीय समाजशास्त्र का विकास क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि गांव की जो समस्याएं होती हैं, गांव की जो परंपराएं होती हैं, उनके जो मूल होते हैं, उनकी जो संस्कृति होती है, उनकी जो प्रथाएं होती हैं, वो डिफरेंट है, अलग है। तो उनका विशेष अध्ययन करने के लिए, उनका एक अलग से अध्ययन करने के लिए, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्भव होता है, हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसका इंट्रोडक्शन बताना। फिर इसका मीनिंग मैंने यहां पर लिखा हुआ है। मीनिंग में वही चीज है, कुछ अलग नहीं है जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया है। ग्रामीण समाजशास्त्र की वह शाखा है जो गांव, ग्रामीण समाज, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण संस्थाओं तथा ग्रामीण संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी उसकी की जाती है। गांव में जो भी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मूल हैं, गांव में जो संबंध हैं, ग्रामीण जो संस्थाएं हैं, है ना, ग्रामीण जो समाज है,
तो इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको कहते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र। तो ये डेफिनेशन मैंने बताया है यहाँ पर। इसके बाद फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यहां से स्टार्ट है। ये आपकी जो यूनिट है, हेडिंग तो वही है लेकिन स्टार्ट यहां से है, ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ये स्टार्टिंग टॉपिक है ना। तो इसमें अलग अलग उपागम विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। ग्रामीण समाजों के विस्तृत, विशिष्ट तथा वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग पद्धतियों या उपागम या विचारधाराओं का विकास किया गया है। उपागम को हम पद्धतियां भी कह सकते हैं, है ना। उपागम को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच, उपागम को इंग्लिश में अप्रोच बोलते हैं। इसको हिंदी में दृष्टिकोण भी बोला जाता है। उपागम को हिंदी में दृष्टिकोण भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको अप्रोच बोला जाता है। और यहाँ पर पद्धतियां यानी मेथड्स भी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अप्रोचेज लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में उपागम लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में अप्रोचेज लिखा है। कभी पद्धति वर्ड यूज हो तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने पद्धति भी यहाँ पर लिख दिया है, मेथड्स। ठीक है, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है।